जी सर। ठीक, जी सर। चलो तो हम लोग शुरू करेंगे आज जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, तो देखो जीव विज्ञान साइंस का वो ब्रांच है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ में जीव होता है, जीवधारियों, यानी कि जो भी चीज़ जिसमें जीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीवधारी। जो जीव धारण करके रखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवधारी कहते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान विज्ञान की यानी कि साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जितने भी जीवधारी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स, उन सभी का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके तहत पेड़ पौधे भी आएंगे, ठीक, वनस्पति भी आएंगे, ठीक है, जीव जंतु भी आएंगे। ठीक है, अब देखो पेड़ पौधे से एक चीज़ याद आया कि वो इंडिया के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इंडिया के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, दुनिया को ये बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें भी जीव होता है। ठीक है, और ये बताया गया था एक स्पेशल मैकेनिज्म से, यानी कि एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। जिसको क्या कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। अब देखो जो क्रेस्कोग्राफ है, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, इसको जो खोजे यानी कि इसको जो इन्वेंट किया था, बनाया था, वो कौन थे, एक इंडियन थे। वो कौन थे, इंडियन थे, और उस इंडियन का नाम है जगदीश चंद्र बोस। इसको लिखना, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस। तो भाई देखो, जगदीश चंद्र बोस इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था। ठीक है, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन द प्लांट्स। और उन्होंने दुनिया को ये बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी क्या होता है, जीव होता है, यानी कि वो भी एक क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। और इसी के कारण क्या होती है, उनकी हाइट बढ़ती है, उनमें आप डेवलपमेंट देखते हो। क्योंकि पहले ये नहीं माना जाता था कि पेड़ पौधे वनस्पतियों में क्या होते हैं, जीव होते हैं, जिसको प्रूफ करके किसने बताया, जगदीश चंद्र बोस ने बताया। अपने कौन से इंस्ट्रूमेंट से प्रूफ करके बताया, क्रेस्कोग्राफ, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन द प्लांट्स। इसको लिख लेना, व्हाट इज क्रेस्कोग्राफ, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन द प्लांट्स। ये 20th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने ये बताया था कि जो जीव होते हैं, सॉरी, जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनमें भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, जिसके कारण हमको उनमें विकास दिखता है, उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन दिखता है। ठीक है, तो ये जो सभी शाखा होती है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इसको जीव विज्ञान के तहत पढ़ते हैं, जो विज्ञान की एक शाखा होती है। ठीक है, अब देखो जीव विज्ञान जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है, इसका सबसे पहला उपयोग, ठीक है, अब देखो पूरे इस बायो के लेक्चर में मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, पूरा हमको रिसर्च नहीं करना है, हमको 11th-12th की पूरी बायो नहीं पढ़नी है, हमको सिर्फ जनरल साइंस पढ़ना है। हमारे सब्जेक्ट में जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है। ठीक है, स्पेशल साइंस नहीं है, हम लोग में सिर्फ जनरल साइंस है, इसलिए हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला जो उपयोग है, यानी कि प्रयोग है, सबसे पहले किसने किया था, लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। ठीक है, लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। कब, 1802 में किया गया था। कई बार देखना आपको बुक में सिर्फ लैमार्क का नाम आता है, पर लैमार्क के साथ एक और साइंटिस्ट थे, ट्रेवीरेनस ने किया था। कब, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1802 में किया गया था। ठीक है, और भाई देखो ये एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जो बायोलॉजी है वो हमारा ग्रीक वर्ड से
बना हुआ है, जिनमें जिसका मतलब क्या होता था, जीवन तथा उसका अध्ययन, जीवन तथा उसका अध्ययन करना। इन दो शब्दों से मिलके क्या बना है, जीव विज्ञान, जो क्या है ग्रीक वर्ड है। तो अभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है, तो लैटिन वर्ड से हुई है, ग्रीक वर्ड से हुई है, ठीक है, इंडियन वर्ड से हुई है, या कैसे हुई है। तो आपको याद रखना है वो ग्रीक वर्ड की देन है, बायोलॉजी। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जीवन तथा उसका अध्ययन। ठीक है, और क्रेस्कोग्राफ क्या होता है कि जो क्रेस्कोग्राफ होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस इंस्ट्रूमेंट का जो इन्वेंशन है यानी कि बनाया था, किसने बनाया था, जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में। और इसका उपयोग क्या है कि इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताया कि पेड़ पौधे वनस्पतियों में क्या होती है, जीव होती है, यानी कि उनमें डेवलपमेंट्स होता है। किसके मदद से बताया, क्रेस्कोग्राफ की मदद से। ठीक, अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो हम लोग अध्ययन की अगर सुविधा से देखें, यानी कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं बायो को, उस सुविधा से अगर हम लोग देखें तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को हम लोग दो स्पेशल ब्रांचेस में बांट सकते हैं, दो प्रमुख शाखाओं में बांट सकते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान को हम लोग दो पार्ट में बांट ले। तो पहले भाई देखो बायोलॉजी बस होता था, जिसमें हम लोग क्या होता था कि जो पेड़ पौधे वनस्पति होते थे और जो भाई दूसरे जीव जंतु होते थे, जैसे हम लोग अपने, ठीक है, जैसे ह्यूमन्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, या और अदर प्रकार के, सभी को हम लोग क्या करते थे, सिर्फ बायो में पढ़ते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्रकृति समझ में आती गई हम लोगों को, यानी कि रिसर्च होता गया, उस बेसिस पे हमने वनस्पति विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, इसको हमने अलग कर दिया, और जो और जीव जंतु बच गए उनको हमने जूलॉजी में बांट दिया। यानी कि बॉटनी क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग वनस्पतियों से संबंधित अध्ययन करते हैं, उनके विकास से, उनके प्रवर्धन से जो क्या नाम है अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर पादप पदार्थों का क्या होता है, रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, इनके लिए देखा जाता है। जबकि जो जीव जंतु विज्ञान है यानी कि जूलॉजी, उसमें जो अन्य जीव हैं, जैसे भाई ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, ठीक है, जानवर भी जूलॉजी में आते हैं। बॉटनी में सिर्फ पादप पदार्थ आएंगे, यानी कि पेड़ पौधे आएंगे, बस हो गया। क्लियर। तो भाई बायोलॉजी को हमने दो भाग में बांटा, ठीक है, एक वनस्पति विज्ञान बॉटनी और दूसरा जूलॉजी, ठीक है, जंतु विज्ञान। देखो एक और वर्ड होता है ऐसी, जियोलॉजी, ठीक है, तो इसको आप जूलॉजी से मत जोड़ देना, स्पेलिंग मिस्टेक है, या भाई गलती से भी मत जोड़ देना, ठीक है, ये ज्योग्राफी वाला हो जाएगा, भूगर्भिक विज्ञान हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर आपने भूगर्भिक चीज़ों को देख रहे हैं, लैंड फॉर्म्स को देख रहे हो, वो जियोलॉजी हो जाएगा, और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान हो जाएगा। ठीक, अब देखो बॉटनी और जूलॉजी में हम लोग डिफरेंस थोड़ा सा देखते हैं, या इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ जानते हैं। तो देखो बॉटनी शब्द का सबसे की उत्पत्ति जो है ना, वो ग्रीक वर्ड से हुई है। इसको भी नोट करना कि बॉटनी वर्ड की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द बॉस्किन से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द बॉस्किन से हुई है। कौन से भाषा से, ग्रीक वाले भाषा से शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम लोग बॉस्किन कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, चरना, ठीक है। और इस वर्ड को किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस ने दिया था। ये है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और इन्होंने, इनकी जो किताब है उनका, उस किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। ये इनकी किताब है, किसकी किताब है,
थियोफ्रेस्टस की, इसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, उन पे रिसर्च किया था। ठीक है, इसीलिए इनको बॉटनी का या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। कौन? थियोफ्रेस्टस। क्यों? इन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम में क्या किया था? 500 प्रकार के पौधों पर अध्ययन किया था, रिसर्च किया था और दुनिया को बताया था इसके बारे में तथ्य। ठीक है, ये हो गया बात किसके ऊपर? बॉटनी के ऊपर। ठीक है, बॉटनी की बात हो गई। अब देखो, पूरे अगर बायोलॉजी को हम लोग देखें, जब भाई बॉटनी और जूलॉजी कुछ होते नहीं थे, सबसे पहले सिर्फ बायोलॉजी होता था या बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस बायोलॉजी में क्या हुआ था? अरस्तु, हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरस्तु और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल। ये भी ग्रीस से थे। एरिस्टोटल, हम लोग इंग्लिश में एरिस्टोटल पढ़ते हैं, जबकि हिंदी में हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए इसको अरस्तु कर दिया। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास, जैसे भाई इसने प्लांट के बारे में बताया था ना थियोफ्रेस्टस, वैसे ही अरस्तु ने सबसे स्टार्टिंग में थियोफ्रेस्टस से भी पहले जंतुओं के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने लगभग 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया था और उनके बारे में रिसर्च किया था। इसीलिए अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल को हम लोग क्या करते हैं? विज्ञान का जनक मानते हैं, यानी कि बायोलॉजी का जनक और जूलॉजी का जनक दोनों एक हैं, एरिस्टोटल। इसको नोट करना अच्छे से। जूलॉजी का और बायोलॉजी का दोनों का जो फादर है, जनक है, पिता है, वो क्या है? एक ही है, एरिस्टोटल। जबकि बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कोई डाउट है किसी को? आया समझ में अच्छे से? सभी को ये समझ समझ में में आ आ गया? गया। हाँ, कहीं पर नहीं समझ में आएगा तो पूछना। ठीक, तो अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल कौन थे? इन्होंने सबसे पहले जंतुओं के बारे में रिसर्च करके बताया था, इसलिए इनको बायोलॉजी का जनक या जूलॉजी का जनक कहते हैं। जबकि थियोफ्रेस्टस ने अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम में क्या किया था? 500 प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन किया था, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहते हैं। और हमने बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी दो सब्जेक्ट्स में क्लासिफिकेशन किया है भाई। और देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, अच्छे से अध्ययन करने के लिए, क्लियर अध्ययन करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए करते हैं। ठीक है, आते सब बायोलॉजी के अंतर्गत ही। ठीक है, अच्छा एक बात और बताता हूँ, एक चीज़ मैं बताना यहाँ पर भूल गया था कि जो क्रेस्कोग्राफ है, अगर कभी आपको पूछे कि क्रेस्कोग्राफ का इन्वेंशन कब हुआ था, तो भाई जहाँ तक मैं जानता हूँ 1928 के आसपास में हुआ था। तो आप ये डेट याद रखना, अगर आपको एग्ज़ाम में ईयर अगर आपको स्पेशली पूछता है तो आसपास में आप 1928 डाल सकते हो, या 20th सेंचुरी ही होता है, ये 20वीं सदी ही होता है। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को देखना है जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन हमने इस जीवधारियों का किस तरीके से किया है, जीवधारियों के वर्गीकरण को। ठीक है, सबसे पहले जॉन रे नामक जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। यानी कि जो जितने भी आपके जीवधारी होते हैं, जिनमें जीव होता है, उनका जो क्लासिफिकेशन सबसे पहले करने की कोशिश की थी, वो किसने की थी? जॉन रे ने की थी। ठीक है, जॉन रे ने की थी। सबसे पहला वर्गीकरण आपको पूछ रहा है, ध्यान से देखना।
जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार, सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर, ऐसा नहीं कि बेमतलब का अपने सुविधा के लिए, पर वैज्ञानिक आधार पर। जैसे भाई देखो, बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में क्यों बांटा गया? क्योंकि भाई स्पष्ट है कि भाई पादप अलग होते हैं और जंतु अलग होते हैं, तो उनके लिए हम अलग अलग सब्जेक्ट बना लेते हैं, ये वैज्ञानिक आधार हुआ। वैसा ही वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? जॉन रे ने किया था। ठीक है। और बाद में इन जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है, यानी कि उसमें और लॉजिक्स जोड़ दिए गए, इसका जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, कैरोलियस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण, आपको दो तरीके से वर्गीकरण पूछ सकता है कि जीवधारियों का सबसे पहली बार वर्गीकरण या वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण जॉन रे ने किया था। दूसरा आधुनिक वर्गीकरण आपके वर्ड जोड़ देता है, तो याद रखना स्वीडन के साइंटिस्ट कैरोलियस लीनियस ने किया था। कैरोलियस लीनियस ने किया था। ठीक है। इनको आप फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कह सकते हो, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो जो कैरोलस लीनियस थे, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, यानी कि नेचुरल सिस्टम, आप समझ लो इस बात को। ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुरा। ठीक है। इस किताब में इन्होंने क्या किया था, जो जीवधारी थे इनके जगत को, यानी कि इनके भाई पूरे, भाई आप समझ सकते हो कि आप इनके जो भाई हैबिटेट थे, इनको दो भागों में बांटा। एक को उन्होंने प्लांट किंगडम बताया, जगत बताया, पादप जगत, और एक को जंतु जगत बताया, एनिमल किंगडम में विभाजित किया कि प्लांट्स का अलग होगा और एनिमल्स लोगों का अलग होगा। ठीक है। और ये वर्गीकरण के कारण ही, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण और भाई लॉजिकल वैज्ञानिक तरीके से इसका वर्गीकरण करने के कारण इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नोट करेंगे इसको अच्छे से। हो गया? यस सर। कुछ चीज़ पूछना है यहाँ पर? ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स तरीके से, या जहाँ पर भी। ठीक है, इसके नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। पढ़िए, जितनी भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से यहाँ पर नोट करना है इसको। वर्गी का अर्थ क्या होता है? क्लासिफिकेशन, आप समझ लो, ये जो क्लासिफिकेशन की है ना बायोलॉजी को, भाई बॉटनी जूलॉजी में ये क्लासिफिकेशन है, इसको ही बोल रहा है वर्गीकी। वर्गीकी मतलब वर्गीकरण, जिसको हम लोग साइंटिफिकली भाई बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी, बांटना अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक आधार पर। ठीक है, इसलिए हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एग्जाम में पूछता है तो कैरोलस लीनियस होते। ये कहाँ के हैं? तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बायोलॉजी यानी कि भाई जीव जंतु जीवधारियों को वर्गीकरण किया था आधुनिक तौर पर। ये है नीचे में, ये कैरोलस लीनियस, और ये ऊपर जॉन रे। दोनों का योगदान आपको बायोलॉजी में समझ में आ गया, अच्छे से लिखे इसके बारे में। चलिए ठीक। अब देखो, कुछ जो जीवधारी होते हैं उनके कुछ साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। जैसे कुछ जीवधारियों में सबसे फेमस है और सबसे बुद्धिमान होते हैं कौन से? मनुष्य।
ठीक है, मैन। तो देखो मैन में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है, जिनके जिनके वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, हम लोग जो होते हैं, इंसान लोग होते हैं, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस है। अच्छा, एक वर्ड और एक बार एग्जाम में मैं देखा था, होमो इरेक्टस नाम आया था। इसका मतलब कोई बताएगा कि होमो इरेक्टस क्या होता है? एग्जाम में पूछा है, हु आर होमो इरेक्टस। तो देखो होमो इरेक्टस, जहाँ पर होमो वर्ड आ गया समझ लेना कि हम लोग ही हैं, मैन ही हैं। पर देखो पहले आपको सबको पता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर थे। अब बंदर से इंसान बनने में हम लोगों को कई मिलियन साल लग गए, ठीक है। तो जो बंदर होता था वो पीठ से चलता, मतलब पीठ ऊपर करके चलता था। धीरे धीरे हम सीधा होते गए, सीधा होते गए, और हम लोग क्या बन गए, होमो सैपियंस बन गए। तो वो होमो सैपियन जो कुबड़ निकाल के चलते थे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमो इरेक्टस कहते हैं, यानी कि कुबड़ वाला इंसान। जो पहले कुबड़ वाले इंसान होते थे ना, जो चलते थे, बंदर से जब इंसान बनते बनते जब वो कुबड़ निकाल के चलते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, होमो इरेक्टस कहा जाता था। अच्छे से नोट करना इसको, ठीक है। लगभग समझ लो अब होमो इरेक्टस क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। हम लोग अपराइट मैन भी कहते हैं कभी कभार इसको। ठीक है, तो होमो इरेक्टस क्या होता है कि होमो सैपियंस बनने से पहले जो इंसान होते थे, मनुष्य होते थे, वो कुबड़ निकाल के चलते थे, और उनको ही क्या कहा जाता था, होमो इरेक्टस कहा जाता था। उसके बाद हम लोग बनते हैं होमो सैपियंस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम में कभी कभी आपके एग्ज़ाम को खास कर देखो, जब रेलवे का आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो रेलवे के एग्ज़ाम में आए बाय क्वेश्चंस कुछ भी पूछते रहता है, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे भाई इन सभी में और किसका किसका पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो धान, राइस ज़रूर पूछता है, और आइज़ा सटाइवा, मैं आपको पिछले बार ज्योग्राफी जब पढ़ा रहा था तब मैं बताया था, और आइज़ा सटाइवा, राइस, ट्रिटिकम एस्टिवियम, गेहूँ, बस इन दो को याद करना। इसमें मैं यहाँ पर दो बस कर रहा हूँ। और राइजा सटाइवा धान को यानी कि चावल को कहते हैं, राइस को, और ट्रिटिकम एस्टिवियम इसको कहते हैं, गेहूँ, वीट को कहते हैं, ठीक। और जीवधारियों में बात करोगे तो आप मेंढक का याद कर सकते हो, राना टिग्रिना, ठीक है, बॉस इंडिकस। अच्छा, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कोई बताएगा? खुशी। हाँ बोलिए। खुशी। अरे साइंटिफिक नेम बोल रहा हूँ भगवान, कल ही तो बताया हूँ यार। गजब हो भाई, आप लोग 1000 चीज़ पढ़ाने के बावजूद आंसर नहीं दे सकते। लिख लो, लिख लो, कम से कम ना भला हो जाएगा मेरा, आप लिख लोगे तो। बुबाला बुबालिस छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, वन भैंसा कहते हैं हम लोग जिसको, उसका साइंटिफिक नेम बुबाला बुबालिस, ये भी याद रखना है।
मनुष्य का होमो सैपियंस, कुबड़ वाले मनुष्य का होमो इरेक्टस, ठीक है, गाय का बॉस इंडिकस, धान का ओराइजा सटाइवा, गेहूं का ट्रुटिकम एस्टिवियम, वन भैंसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी राजकीय पशु है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, बुबाला बुबाली, इतना ही बस याद रखना है। मेंढक का याद रखना, राना टिग्राना टिग्रीना। ठीक है, ये कुत्ता बिल्ली याद रखने का कोई मतलब नहीं है, अगर तब भी रखना हो तो कुत्ते का रखना ज़रूर, कैनिस फैमिलियरिस। अब देखो फैमिलियरिस लिखा रहा है इसलिए बहुत जल्दी वो फैमिलियर हो जाता है हम लोगों से। बिल्ली नहीं होती, बिल्ली को आप कितना भी पालो वो कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगी, ठीक है। एक बार एक कहानी सुना था कि जो कुत्ता होते हैं अगर हम लोग उसको हम लोग पालते हैं पोसते हैं तो उसको लगता है कि इन लोग मेरे को पाल रहे हैं तो ये भगवान की तरह है, इसीलिए कुत्ता हमारा क्या होता है, पालतू होता है, हमारी बात मानता है या हमारे लिए ईमानदार होता है। जबकि जो बिल्ली होती है वो ये सोचती है कि इन लोग मेरे को पाल रहे हैं मतलब मैं बहुत बड़ी महारानी या बहुत बड़ी कुछ हूँ, ठीक है, इसलिए कभी वो हमारी नहीं होती। ऐसे एक बार कहानी सुना था ठीक है। वैसे यहाँ बायोलॉजी में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे चलते हैं कोशिका तब पर। देखो हमने अभी वर्गीकरण देखा, पादप विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। हम लोग दोनों में से कहीं पर से भी स्टार्ट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा किधर है या किधर से स्टार्ट करना है, पर स्टार्ट कोई भी एक जगह से करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं एज यूजुअल, जो हमेशा बुक्स में या जो भी तरीके शुरू करते हैं वो सेल से शुरू करते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान से शुरू करते हैं, बॉटनी वाले एरिया से, ठीक है। पर मैं यहाँ पर बॉटनी और जूलॉजी दोनों के एरिया को का टॉपिक उठाया हूँ जिसका नाम है सेल, कोशिका, ठीक है। तो देखो हमारा जो शरीर होता है, इंसान का हो या कोई भी जीवधारी की, चाहे वो पेड़ पौधे हो या कोई भी और ऑर्गेनिजम्स, यानी बस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, ठीक है, या लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स कोई भी होनी चाहिए। तो भाई कोई भी जो जीवधारी होते हैं उनमें जो सबसे छोटा इकाई होता है वो क्या होता है, कोशिका होता है, यानी कि सेल्स होता है। यानी कि हमारा जो शरीर आज बना हुआ है उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। यानी कि हमारा शरीर बहुत करोड़ों अरबों लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पर देखो कोशिका जो होती हैं छोटी होंगी, माइक्रो में आएंगी, उससे भी छोटी आ सकती हैं। बट क्या सिर्फ सबसे छोटी है कोशिका? नहीं, उससे भी छोटी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमको दिखाई भी नहीं देती हैं या माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है ऐसी। तो हम लोग इसको सबसे छोटी काहे के लिए बोलते हैं? तो देखो सबसे पहले मैंने सबसे इसका डेफिनेशन लिखा है, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो मैं आपको ये नहीं बोला कि ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा नहीं है ये, पर सबसे छोटा एक कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पर मैं रख दिया एक यूनिट है, ठीक है, कार्यात्मक इकाई है, बस ये यूनिट है एक जो कार्य कर रहा है। अगर ये कार्य नहीं करेगा, कहीं पर पड़े रहेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कार्यात्मक इकाई नहीं बोलेंगे, फंक्शनल यूनिट नहीं कहेंगे। यानी कि वो कुछ कार्य कर रहा है जिसमें स्वजनन की क्षमता होती है, वही कोशिका कहलाती है, ठीक है, जिसमें स्वजनन की क्षमता होती है वही कोशिका कहलाती है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा नहीं होता, सबसे छोटा यूनिट होता है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल तौर पे आपको ये यूनिट समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ। जैसे भाई आपने देखे होंगे कि जगह जगह पर क्या होता है, डॉक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। कहीं पर आप देखोगे किसी पैर रोग या हड्डी रोग विशेषज्ञ, बच्चे रोग विशेषज्ञ, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के जो रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ, ठीक है, नाक के, कान के, मुंह के, पेट के, अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो वो एक यूनिट नहीं है, क्योंकि उस चीज़ की बीमारी होगी तो आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है।
बट अगर मैं बोलूँ कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर इन सभी चीज़ का इलाज होता है, तो आप वहाँ पर जाओगे। आपको कोई भी बीमारी हो, आप एक ही जगह जाओगे, तो वो एक हो गया यूनिट हो गया। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया यूनिट यहाँ पर वर्ड क्यों आ रहा है? समझ में आया? जी सर। ठीक है। तो जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी सबसे छोटी जो इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई, में वर्ड जोड़ रहा हूँ, ध्यान से लिखना। कभी भी आप जैसे मेंस का एग्ज़ाम देते हो, तो अगर आपने कार्यात्मक इकाई नहीं लिखा या सिर्फ कार्यात्मक लिखा या एक इकाई है, कोई मतलब नहीं, आपका आंसर रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि कार्यात्मक यानी कि कार्य करता हुआ इकाई है, यूनिट है। अगर भाई वो हॉस्पिटल बना हुआ है कि भाई वहाँ दुनिया भर के इलाज हो सकते हैं एक साथ, बट वहाँ पर कोई काम ही नहीं कर रहा है, आप जाओगे आपको भगा देंगे बाहर से, यार यहाँ तो कुछ नहीं होता, तो क्या काम का हो, क्या काम का हुआ? ठीक है ना। तो वो कार्य करता हुआ एक इकाई होना चाहिए। तो कोशिका क्या है, सेल क्या है, हमारे बॉडी की आधारभूत संरचना है और एक कार्यात्मक इकाई है। ये वर्ड में बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक है। ये जितने भी आपको सारे सेंटेंस दिख रहे हैं, सबका मतलब एक छोटे तरीके से मैं आपको बता दी। ठीक है। ये जो आपको सामने फोटो में दिख रहा है, यही सेल्स होते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कुछ पार्ट्स को मैं एकदम अभी जो आगे बताऊंगा उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनके बारे में आपको अच्छे से नोट करना है। जैसे मैं आपको कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया को कर दिया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कर दिया, एक ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है, वैक्यूल हो गया, गोल्जी अपैरेटस यानी कि गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसको, न्यूक्लियस आप सब जानते हो, केंद्रक, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। ये सब चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है आपका क्या, कोशिका, यानी कि एक सेल बना होता है। ठीक है। ये सभी को मिला के क्या बनते हैं, अब तो समझ लो भाई, जैसे मैं भी आपको डॉक्टर वाला एग्जांपल दे रहा था, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हड्डी रोग विशेषज्ञ, ये भाई नाक रोग विशेषज्ञ, ये बच्चे रोग विशेषज्ञ, सभी लोग मिलके अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो ये पूरा एक हॉस्पिटल बन गया, समझ लो सिंपल भाषा में। ठीक है। ये होता है एक सेल होता है। ठीक। अब देखो, जो कोशिका वर्ड यानी कि जो सेल का जो कोशिका वर्ड है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। और वो लैटिन भाषा का शब्द क्या होता है, सेलुला होता है। ठीक। अब देखो, ये जो लैटिन वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, प्राचीन रोम साम्राज्य में क्या होता था कि जो उन लोगों की जो राजभाषा होती थी ना, वो लैटिन भाषा होती थी, जो रोम। तो देखो, लैटिन जो वर्ड है ना, ये रोम से प्रचलित, रोम यानी कि इटली से प्रचलित हुआ है। और जो ग्रीक वर्ड हम लोग बोलते हैं ना, वो ग्रीस से प्रचलित हुआ था, ग्रीस से, यूनान से। ठीक है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना कि ये शब्द की उत्पत्ति ये भाषा से हुई, ये शब्द की उत्पत्ति ये भाषा से हुई। तो हम लोग ज़्यादातर लैटिन भाषा देखते हैं और ग्रीक भाषा देखते हैं। तो ग्रीक भाषा का भाई उत्पत्ति भाई ग्रीस से होता है, और लैटिन भाषा का क्या होता है, रोम से हुआ। ठीक। तो जो कोशिका शब्द है ना, उसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुई थी। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता था, एक कोष्ठ या एक छोटा सा कमरा। भाई सेल भी आप देखिए, अभी अब ऐसा गोल्स टाइप से था, एक आलू के टाइप का था, उसमें बहुत से बने हुए हैं, वो छोटा सा कमरा हो गया ना।
तो ये एक लैटिन यानी कि रोम की जो राजभाषा होती थी लैटिन, उसकी भाषा से सेलुला से निकला है, जिसका मतलब क्या होता था, एक छोटा सा कमरा, अ स्मॉल रूम। ठीक है, और देखो इसको हम लोग इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं अपनी सुविधा के लिए, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, सेल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, और सेल का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है? सेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइटो होता है। ठीक है, तो भाई देखते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल्स, यानी कि ये सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो देखो सेल का जो साइंटिफिक वर्ड क्या है आपका, साइटो होता है। और जब हम इस सेल का अध्ययन करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, इस पे पढ़ाई करते हैं, जैसे हम लोग अभी सेल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, यानी कि हम लोग साइटो के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी क्यों कहते हैं? ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और क्यों कहते थे साइटोलॉजी? क्योंकि सेल का साइंटिफिक नेम ही होता है साइटोलॉजी, और हम लोग स्टडी जब करते हैं तो हम वैज्ञानिक आधार पर करते हैं, इसीलिए हम लोग वैज्ञानिक शब्द को लेते हैं उसके अध्ययन में। हमने सेलोलॉजी नहीं लिया, क्यों? वो एक चालू भाषा है, हमने अपनी सुविधा के लिए यूज़ करी। पर हम लोग जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, वो वैज्ञानिक आधार पर करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम भी हम लोगों ने उसके साइंटिफिक वर्ड से लिया, साइटोलॉजी। ठीक है, और देखो सेल की जो खोज है, यानी कि कोशिका की सबसे पहले जो खोज है, वो रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। एग्जाम में पूछता है, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द सेल्स, तो आपको सिर्फ याद रखना है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ये है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल्स फर्स्ट टाइम, सबसे पहले उन्होंने खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। पर देखो रॉबर्ट हुक ने जब उस कोशिका की खोज करी तो वो कोशिका मर चुकी थी, यानी कि वो एक डेड सेल्स था। ठीक है, यानी कि जब रॉबर्ट हुक ने वो सेल की डिस्कवरी की, यानी कि उसका पता लगाया कि भाई एक सेल टाइप का कोई चीज़ होता है जो हमारी शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो जब उनको मालूम चला तो वो जिस सेल पे अध्ययन किए थे वो सेल क्या था, एक डेड सेल था। ठीक है, बट एक लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी, A.V. ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, इन दोनों वर्ड में आपको याद करने की सुविधा से मैं आपको बता दूं, हुक और हॉक ऐसे याद रखना है। दोनों वर्ड सेम है लगभग। हुक सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी, हु यानी कि किसने करी, हुक ने करी। और हॉक ने क्या करी, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी सबसे पहले, यानी कि भाई जीवित कोशिका की सबसे पहली खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। और देखो ल्यूवेनहॉक हम लोग साइंस में ये भी पढ़ते हैं कि इन्होंने सबसे पहला क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था। ये देखो यही वो माइक्रोस्कोप है जिसकी डिस्कवरी की गई थी सबसे पहले ल्यूवेनहॉक द्वारा। ये वही वाला माइक्रोस्कोप है, भगवान जाने कैसे इसमें खोजते होंगे तो। ठीक है, पर एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहला लिविंग सेल बनाया, मतलब ढूंढा, इसकी डिस्कवरी करी, और साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप भी बनाया था। ठीक है, पर देखो उन्होंने तो सिर्फ ये बताया
कि भाई ये जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, ये तो नहीं बताया। वो बस बताया कि भाई कोशिका से बना है इंसान का शरीर, बहुत छोटे 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 अरबों करोड़ों, उससे भी लाखों करोड़ों से बने हुए हैं इंसानों के शरीर या कोई भी जीवधारियों के शरीर सेल से। बट उसमें क्या करना है, वो कैसे हुए, आगे वो कैसे बढ़ते हैं, कैसे उसमें सेल डिवीज़न होता है, कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, मम्मी बच्चे को जन्म देती है ना, तो सेल डिवीज़न ही हुआ ना। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। तो बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, एक समय में वो माँ से बाप से भी बड़ा हो जाता है। ये भी वही है। ठीक है, ये सब जो भाई स्टेज होते हैं एक, यानी कि कोई भी जीव का विकास परिवर्तन, ये सब जो चीज़ें जो भी होता है, एक सेल अपना विकास करता है, अपने लिए खाना बनाता है या पानी पीता है या घूमने जाता है, जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ों के बारे में किसने बताया था? स्वीडन और स्वान ने बताया था। ये दो साइंटिस्ट ने बताया था। इनको आपको नोट करना है। ठीक है, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने ये तो बता दिया कि भाई सेल होते हैं, बट उस सेल का क्या, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उनको क्या हुआ है ऐसा कि वो अपना काम करते हैं और ऐसे होते हैं, ये सब किसने बताया? प्रिंसिपल, थ्योरी, इसको साइड में आप थ्योरी भी लिख लेना, सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, प्रिंसिपल किसने दिया? तो स्वीडन एंड स्वान ने दिया था। इसको आपको नोट करना है। ठीक है, तो जो कोशिका विज्ञान होती है, साइटोलॉजी होती है, वो जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्य की, यानी कि साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, यानी कि कार्य करने का तरीका कैसा होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, यानी कि साइटोलॉजी कहलाता है। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए। ठीक, देखो ये सेल जो थ्योरी है उसको आपको सिंपल वर्ड बताता हूँ कि इन्होंने क्या बताया। तो देखो भाई, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या बनती है, एक कोशिका बनती है। कोई भी जीव का जो विकास है उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक कोशिका बनती है। ये जो कोशिका होती है ना, ये सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। ये जो कोशिका होती है ना, ये क्या करती है, उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक मतलब क्या होता है? टिश्यू, यानी कि द ग्रुप ऑफ सेल्स आप बोल सकते हो। उत्तक का निर्माण करती है। और ये जो उत्तक होते हैं ये बाद में क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। यानी कि अंग मतलब क्या होता है, ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, शरीर बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ये सभी प्रोसेस के बारे में, ये सभी प्रोसेस जो बनते हैं सेल से बनते हैं, और ये सभी प्रोसेस को किसने बताया? स्वीडन एंड स्वान ने बताया। इसी को हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। क्लियर हुआ सभी को? जी सर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि यार आगे और पढ़ेंगे। चलो छोटा सा चीज़ है, इसको मैं बता देता हूँ। अब देखो, अगर हम लोग सबसे छोटा या सबसे बड़ा वाली चीज़ों की अगर बात करें बायोलॉजी के इस सेल वाले सिस्टम में, तो भाई देखो, जीव में, मानव में, इन दोनों चीज़ों को अगर मैं अलग अलग तरीके से लिखूं तो देखो, जीवों में, ठीक है, नॉर्मल अगर जीव की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा जो कोशिका होती है, कोशिका होता है, वो किसका होता है? किसी को कुछ आइडिया है? सबसे बड़ा कोशिका कौन से जीवधारी का होता है? सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हो कभी फोटो में? ठीक है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है ना, शुतुरमुर्ग होता ही बहुत बड़ा है यार। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सेल्स होता है
ठीक है, सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना है ऑस्ट्रिच के एग्स का होता है। ठीक है, वो कोशिका ही होती हैं जो भाई क्या होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, अपने से कस के पकड़ के रखते हैं। ठीक है, और जो सबसे छोटा कोशिका होता है, एग्जाम में बड़ा वाले को तो बहुत पूछा है, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्म कहते हैं, सबसे छोटा कोशिका होता है। ठीक, अब देखो मानवों की बात करूं मैं तो मानव में सबसे छोटा, सबसे बड़ा के साथ साथ सबसे लंबा भी होता है। ठीक है, तो देखो मानवों में सबसे बड़ा कोशिका, आप देखो अभी मानव में मेल एंड फीमेल्स दोनों आते हैं। ठीक है, मानव में, मनुष्यों में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों आते हैं। तो सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो किसका होता है, ओवम में होता है। ठीक है, जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओवम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं होता और कुछ समय में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के साथ क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो भाई आपका सेल्स होता है मानवों में वो कौन सा होता है, ओवम में होता है। ठीक है, और सबसे छोटा कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है ये किस में होता है, स्पर्म में होता है। ठीक, सबसे छोटा कोशिका किस में होता है, स्पर्म में, और सबसे बड़ा कोशिका किस में होता है, ओवम में होता है। ठीक, अब देखो सबसे लंबा कोशिका अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि सबसे लंबा कोशिका किसके में होता है, सबसे लंबा यानी कि मानवों में सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है, तो याद रखना सबसे लंबा जो कोशिका होता है वो ब्रेन के अंतर्गत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और इसी के जो डॉक्टर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, अब देखो एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। विभाजन या पुनः निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गन्स या सेल्स, तो सबसे ज़्यादा जो भाई रिकंस्ट्रक्शन या पुनः निर्माण होता है, सबसे ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन पुनः निर्माण ये कहाँ पर होता है, तो ये लीवर में होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका लीवर डैमेज हो जाए, कट जाए, पिट जाए, तो वो अपने आप स्वतः ही अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है। छिपकली का पूंछ देखो ना, कभी कभार कट जाता है, फेंका जाता है, बट वो मरती नहीं है, कुछ समय बाद उसकी पूंछ वापस आ जाती है। रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, पुनः निर्माण। वैसा ही हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जहाँ पर पुनः निर्माण होता है वो कौन सा अंग है, हमारा लीवर है। और जहाँ सबसे कम पुनः निर्माण होता है वो हमारा कौन सा होता है, ब्रेन होता है। पुनः निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर सबसे कम होती है। ठीक है, और ब्रेन में कहाँ पर, न्यूरॉन्स में। अब भाई देखो एक छोटा सा सिंपल बता रहा हूँ, एक वर्ड अभी आया था, सेल डिवीज़न, सेल का डिवाइड होना। जैसे भाई जो माँ होती है वो क्या होती है भाई, बच्चे का जन्म भी सेल से ही होता है ना कहीं तो माँ जो होती है सबसे पहले बच्चे को जन्म देती है, बच्चा बहुत छोटा रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई माँ थी और माँ से क्या हुआ, एक बच्चा हुआ। तो माँ पहले एक सेल थी, उसने क्या किया, एक अलग से यानी कि अपना सेल तोड़ के अलग नहीं कर दिया, एक ही सेल से, अपने ही सेल से क्या किया, अपने ही टाइप का कोई जीव यानी कि अपना बेटा बनाया। तो वो कट के अलग नहीं हो गए, उसी के टाइप का दूसरा का निर्माण हुआ। इसी को कहते हैं डिवीज़न, सेम उसी टाइप का दूसरा आ जाना। तो जो सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है वो कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, इसीलिए ये घाव को जल्दी भर देते हैं। और जो सबसे कम सेल डिवीज़न होता है वो ब्रेन में होता है, न्यूरॉन्स में होता है। ठीक है, यहाँ पर पुनः निर्माण की जो क्या नाम है प्रक्रिया होती है वो ना के बराबर होती है। ठीक है,
पर याद रखना ये जो सेल डिवीज़न होता है ये बहुत खतरनाक भी होता है कि अगर सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो जन्म देता है किसको? कैंसर को। इसको याद रखना। अब भाई मान लो कहीं पर कटा है और वहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे 10 सेल टूट के फेंका गए, 10 कोशिका मेरे टूट के फेंका गए मेरे लीवर से, अगर मेरे लीवर में थोड़ी सी यहीं पर खरोच आ गई तो भाई मेरे को 10 की ज़रूरत पड़ेगी, 11 की ज़रूरत पड़ेगी, 12 की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर मैं बोलूँ वहाँ पर 10,000 सेल्स आ गए तो यार वो रहेंगे कहाँ पर? चिपकेंगे किस में? रिकन्स्ट्रक्ट होते होते बराबर कैसे होंगे? बराबर नहीं हो पाएंगी। तो वो जन्म देते हैं किसको? कैंसर को। तो अब बताओ ब्रेन में क्या कैंसर होने की संभावना है? जल्दी आंसर देना, लेट नहीं करना। यस सर है। क्यों है बताइए? आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। नेक्स्ट, और कोई? जब जब ब्रेन की सेल्स अपने से डिवाइड होती है और वो कंट्रोल में नहीं अभी होता मैं आपको उस क्या समय- बताया थोड़ी देर पहले? सेल डिवीज़न जो होता है वो सबसे ज़्यादा लीवर में होता है और सबसे कम ना के बराबर ब्रेन में होता है। तो जब सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो वो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म कैसे दे सकता है? एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला बायो। मैं आपको बताया कि जब सेल डिवाइड होता है तभी तो वो पुनः निर्माण कर सकता है। भाई मैं बोला मेरा 10 ठो सेल टूट के फेंका गया मेरे लीवर से, अब उस जगह को भरना है, जगह को भरने के लिए 10 या 20 सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भाई सेल डिवाइड होगा, एक सेल अपना भाई अपने जैसा दूसरा निर्माण करेगा, फिर दूसरा अपने ही जैसा तीसरा निर्माण करेगा तो होगा। बट अगर वहाँ 10 की जगह पर 10,000 सेल्स आ जाएंगे तो भाई उनके लिए जगह नहीं बचेगी। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल डिवाइड हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, वहीं पर कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और जहाँ पर भाई सेल डिवाइड ही नहीं हो रहा है वहाँ पर भाई कैंसर होने की संभावना ही क्या है? कभी सुने हो ब्रेन कैंसर हुआ है? ब्रेन ट्यूमर होता है ज़रूर, पर वो दूसरी चीज़ होती है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। वो कैंसर नहीं होता। पर बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अभी और पकड़ाओगे आगे में, सर ठीक है? कल पूछूंगा, एक एक चीज़ यहाँ से पूछूंगा, इसका अगर जवाब नहीं आया तो बाहर भगा दूंगा। हाँ पूछिए। सर मेरा आवाज नहीं आ रही है? हाँ बोलो बोलो।